हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे और हम लोग लेक्चर नेक्स्ट पे आ चुके हैं जो अपना चैप्टर 4 है। क्या है चैप्टर 4? इकोनॉमिक्स। क्या है? क्लास 10। आप बोल सकते हैं क्लास 10 स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए बुक है ये। क्लास 10 अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो कंप्लीट कर सकते हैं। बिहार बोर्ड है बाबू, स्पेशल बिहार बोर्ड है। ठीक है, स्पेशल क्या यहाँ पे बिहार बोर्ड के चल रहा है अपना इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था करने वाले हैं जो कि अपना चौथा चैप्टर पे है जो क्या है अपना हमारी वित्तीय संस्था। ये वित्तीय संस्था क्या होता है जी, इसके बारे में चर्चा करें हम लोग को। देखिए, किसी भी समय में अगर हम लोग का मतलब कोई हेल्प कर रहा है, जैसे बिजनेस हो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, और हमको हेल्प कर रहा है और कानून बनाए के नियम से चल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? वित्तीय संस्था होता है। तो हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई राज्य स्तर हो चाहे प्राइवेट हो चाहे कुछ भी हो, उसको अगर बढ़ाने की काम करे उसे हम क्या बोलेंगे? वित्तीय संस्था बोलेंगे। ठीक है, जो हमें जरूरत है पूरा कर दे। जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अब बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे कब आएगा? या तुम्हारा क्या होता है हमारी वित्तीय मतलब संस्था है ना, वो हेल्प करेगी, तब जाके आने वाला है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसका पहला टॉपिक, पहला पॉइंट क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, सामने देखिए सबको हम लोग जान चुके हैं। क्या हम लोग थोड़े पिछले चैप्टर में क्या पढ़े? मुद्रा के बारे में पढ़ते हैं। मुद्रा क्या कार्य है, मुद्रा कैसे होता है, मुद्रा की प्रणाली क्या है। ठीक है, मुद्रा क्यों कहते हैं किसी चीज को? क्या सिक्का ही मुद्रा होता है? क्या चमड़ा मुद्रा नहीं हो सकता क्या? तो सब चीज यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, अब इसे हम कंप्लीट करेंगे इसमें, यानी चौथा चैप्टर वित्तीय संस्था क्या होता है। तो देखिएगा हम पढ़ते हैं इसके अंदर। हम देख चुके हैं कि मुद्रा की आवश्यकता की जो पूरा करने के लिए हमें साख अथवा ऋण की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती नहीं है क्या? अगर हमें मान लीजिए कोई वस्तु है, चाहे हमें क्या बोले इसने, मुद्रा की आवश्यकता पूरा करने के लिए हमें क्या बोले इसने, हमें साख मैंने विश्वास होना चाहिए। बताया था ना, विश्वास होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें ऋण भी तो मिलेगा, जितना विश्वास रहेगा उतना ही क्या होगा? ऋण मिलेगा। ऋण मैंने तो मतलब कर्ज लेना या उधार होता है। ठीक है, तो ऋण भी दो तरह का होता है, ऋणदाता होता है कि ऋणी होता है। ऋणदाता मैंने देने वाला, ऋणी मैंने लेने वाला, ये क्या होता है। तो सबसे ज्यादा भूमिका कौन निभाएगा? तुम्हारा साथ निभाएगा। जितना ज्यादा आपके पास विश्वास होगा उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, अपना कैरेक्टर कैसे देखना पड़ेगा। कैरेक्टर, तुम्हारा कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर मतलब चरित्र क्या तुम्हारा? यहाँ तो समझ में आया क्या इतना चीज? तो ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग। हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति राज्य की वित्तीय संस्थाओं के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा होता है? राज के वित्तीय संस्था के द्वारा संपन्न होती है। द्वारा समझिए इस लाइन को। हमारे रोजमर्रा क्या होता है बताइए? रोजमर्रा मतलब किसी को पता है क्या? बताइए। रोजमर्रा का मतलब होता है हमारे जिंदगी में दिन भर में जो चल रहा है ना काम, उसे बोलते हैं रोजमर्रा की जिंदगी, यानी डेली रूटीन से बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिएगा हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो डेली हो रहा है, जो साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है, हमें रोज के रोज पैसे की जरूरत पड़ती है, विश्वास की जरूरत पड़ती है ना, उधार की जरूरत पड़ती है। तो ऋण की आवश्यकता होती है, वो क्या करता है? तो उसकी पूर्ति कौन करता है? अगर राज्य सरकार, मतलब हम राज्य में रहे जी, बिहार राज्य के अंदर है, तो राज्य के वित्तीय संस्था के द्वारा होता है। समझा क्या? तो हमारी जरूरत पड़ती है तब। और आगे क्या कहें, आज के आर्थिक जीवन में साख अथवा ऋण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। जो हमारा आर्थिक जीवन का मतलब हम जो चल रहे हैं, इसमें सब ऋण का और किसका? तो ऋण का और साख का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारा रोल। ठीक है, और देखिए किसी भी आर्थिक क्रिया को संपन्न करने के लिए व्यक्ति विशेष चाहे वह कितना भी बड़ा साधन संपन्न क्यों ना हो, वह अपने उपलब्ध साधनों के माध्यम से अपने औद्योगिक और व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। ऐसा कोई है जी व्यक्ति जो खुद सबके कुछ अपने पास रख सका हो? बड़े से बड़े आदमी क्या खुद रख सकता है सबके? अगर मैं बड़े आदमी के पास जाऊंगा, भाई कुदारी है आपके पास? तो बोलेगा कुदारी तो नहीं है, बाकी सब कुछ है, गाड़ी बंगला सब है, लेकिन कुदारी नहीं है। तो क्या उसका जरूरत पूरा होगा क्या? तो कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना व्यक्ति हो, उसका कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है। समझ ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है, खुद से बाल नहीं काट सकता हो, कर सकता क्या? उसको नाई के पास ही जाना पड़ेगा। तो सभी व्यक्ति खुद काम नहीं कर सकता। यही बात को बोल रहे हैं। कहाँ पढ़ा था मैं? किसी भी आर्थिक क्रिया को संपन्न करने के लिए, यही लाइन पूरा पढ़ना जोर से। तो किसी भी आर्थिक क्रिया को संपन्न करने के लिए, जो भी आर्थिक क्रिया को संपन्न पूरी तरह से करने के लिए व्यक्ति विशेष चाहे वह कितना भी बड़ा साधन संपन्न क्यों न हो, तो कितने पैसे उसके पास क्यों न हो, कितना भी साधन उसके पास क्यों न हो, वह अपने उपलब्ध साधनों के माध्यम से अपने उद्योगी माने कंपनियां
और व्यवसायिक मतलब व्यापारिया की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है। अरे भाई मैं व्यक्ति हूँ, मैं मालिक हूँ, तो मुझे एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी, मुझे कोई जॉब करवाना करने वाला होना चाहिए, तब चलेगा जी। अब मैं सोचूंगा इतना बड़ा फैक्ट्री का मालिक हूँ तो मैं ही सब कुछ खर्च कर सकता हूँ क्या? गाड़ी में ही बन जाओ, पैसे में ही बन जाओ, सब कुछ मैं दे दूँ, मैं बिजनेस में ही सफल हो सकता है? तो सब चीज़ की जरूरत पड़ती है होने के बावजूद भी। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आज क्या है ना, यहाँ क्या होती है देखिए, यहाँ से देखिएगा, सबको दिखा दे रहा क्या? दिखा दे रहा अंधेर? बताइए, आप ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, वो कॉपी वाला खत्म होगा सिस्टम, उठा वाला देखना। स्वाभाविक रूप से, मतलब स्वाभाविक माने सही में, देखिए स्वाभाविक रूप से ऐसे वित्तीय प्रबंधन के लिए उन्हें सरकारी अथवा अर्ध सरकारी, ये अर्ध सरकारी क्या चीज है जी, ये बताते हैं। सरकारी अथवा अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था पर निर्भर करना पड़ता है। देखिए आप जो पैसा लेते हैं कभी कभी उधार चाहे कुछ भी करने के लिए, तो क्या हम ऐसे बैंक से लेते हैं? और भी किससे तो लेते हैं ना, और तो संस्था होगा ना। इसे बोलते हैं गैर सरकारी, या गैर सरकारी बोलते हैं अर्ध सरकारी बोलिए। इसे बोलते हैं एक तो गवर्नमेंट हो गया, देखो सरकारी, एक होता है अर्ध सरकारी, मतलब आधा सरकारी होना चाहिए, आधा क्या होना चाहिए? प्राइवेट, यानी क्या आधा सरकारी आधा प्राइवेट, समझ में है ना। और फिर कभी कभी प्राइवेट भी होता है पूरा पूरा, होता कि नहीं होता? किसी को अर्ध सरकारी में तो प्राइवेट ही होता है, कहने का मतलब। तो सरकारी या अथवा अर्ध सरकारी से क्या होता है? वित्तीय संस्था पर निर्भर करता है। वित्तीय माने जो हमारी जरूरतों को पूरा करे। ऐसे मेरा घर बन रहा है, चाहे मेरा बिजनेस चल रहा है, उससे पैसे ही कमी हो रहा है, तो कौन देगा? वित्तीय संस्था देगा। अगर राज्य लेवल में चल रहा है तो राज्य वाला देगा, सेंट्रल लेवल में चल रहा है तो गवर्नमेंट देगा, यानी भारत सरकार देगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वित्तीय संस्था या तो सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं, मतलब स्थापित एवं संचालित होता है, या लोगों के सहयोग द्वारा, लोगों के सहयोग एवं सहभागिता के माध्यम से भी स्थापित होता है। आप नाम सुने हैं ग्रुप का, समूह का? सुने कि नहीं सुने? तो ये क्या है? वो भी तुम्हारा वित्तीय संस्था है, हमारे जरूरतों को पूरा कर दे रहा है। जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा वो देगा, वैसे तो उसके बजाय ब्याज भी लेगा, सब भी लेता है ब्याज, तो बैंक वाला भी तो लेते हैं ब्याज। तो क्या है? वो तो हमारे सेक्शन है, हमने सब मिल के कमेटी बनाया है, लोगों के द्वारा हो सकता है चाहे सरकार के द्वारा हो सकता है। कंप्लीट यहाँ तक? चलिए, जिसे हम अर्ध सरकारी, क्या बोले इसको? अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं बोलूँ, एक उदाहरण के लिए एक और जहाँ सरकार द्वारा संस्था मतलब संस्थापित अथवा समावेशित बैंकिंग संस्था राख है, मतलब साख या ऋण की उपलब्धि कराता है, वही क्या करा इसने? साख। सुने, सरकारी क्या करा? साख और संबोधित बैंक के द्वारा ऋण को उपलब्ध कराता है, करा दिया, सरकारी काम है। अब आ जाओ अर्ध सरकारी पे। वही अर्ध सरकारी संस्थाओं में सहकारिता के आधार पर स्थापित संस्था कृषि और कृषि क्षेत्र में साख को उपलब्ध कराती है। कौन सा क्षेत्र में कराता है? कृषि क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? तो अर्ध सरकारी। देखिएगा, गौर करिएगा, अर्ध सरकारी में प्राइवेट की बात हो रही है यहाँ पे। अब मुझे मान लीजिए मैं फसल करना है, मुझे फसल उगाना है, ऐसा नहीं है मैं किसी सेठ के पास जाऊँगा, सेठ जी मुझे पैसा चाहिए, तो कितना चाहिए? 2000 रुपये चाहिए सर। कब देगा? तो सर जब फसल कट जाएगा ना, फसल उधर हो जाएगा, तो मैं आपको पैसा दे दूँगा 2000। बोला ठीक है। तो आपने यही पूछा, उससे पहले तो नहीं देंगे, ऐसे वाले उससे पहले तो नहीं लगवाओगे लेने, पर नहीं लेंगे, आराम से दे सकता है, फसल कटला के 1 महीने बाद भी दे सकता है, बोल दिया सर। अब देखा क्या बोलते हैं, वो जो पैसा दिया था उसके अंदर लालच आ गया, देखा पूरा फसल उग गया, तो मैं ना अब आने टॉर्चर करने लगा। ये 3 महीना में, अरे ओ रामू मेरा पैसा नहीं देगा क्या? तो बोला कि सर आप तो बोले 4 महीने 5वें महीने में देने के लिए, आप तो 2 महीने 3 महीने में आ गए। बोला नहीं हमको पैसे चाहिए, हमको पैसे की जरूरत है। सुना ना, तो प्राइवेट ही, प्राइवेट में अपना कानून चलाता है, तकनी में तकनी आके पैसा मांग लेगा, ठीक है। अगर तुम जबरदस्ती करेगा तो तुम जल्दी फसल काटोगे नहीं काटोगे? काटला के बाद जिससे फसल कटता है ना, उस समय रेट होता है कम, बहुत कम होता है कि नहीं होता? अभी मान लीजिए मैं क्या बोलते हैं, धान का मौसम है, ठीक है, धान का, तो भाई अभी 10 रुपए केजी होगा, हो कि नहीं होगा? जब तुम्हारा ये देखो गरीब आदमी गरीब क्यों जाता है? अब 10 रुपये फसल है भाई, इसको मान लो 10 रुपये नॉर्मल बिक रहा है, चलिए मान सकते हैं, लेकिन भाई इसमें इसका धान जो है ना, अभी बोल रहा है कि भाई कैसे ले रहा है, धान बेचेगा पैसे देगा जी, कैसे ले रहा है? तो बोले 10 रुपये लूंगा। तो भाई क्या बोलते, पिछला बार तो 15-20 रुपये हो गया था, है ना, तो बोले नहीं भाई 10 रुपये में देना, तो 2 बार नहीं देंगे, हम नहीं लेंगे। तो बोले जल्दी पैसा लाया, तो बोल रहे लाया जी, तो बोले ला रहे, तो मजबूरी में इसको देना पड़ता है, अपने संपत्ति को बेच देना पड़ता है। समझ में आता चीज क्या? इस कंडीशन में बेचारा गरीबी रह जाता है, समझ में ना। हार्डली सारी मैं 2000 लिया, और 2000 का इसका तो कितना मतलब कितना निकला होगा, 3000 मान लीजिए आया होगा, 4000 आया होगा, फिर भी इसको 2000 देना पड़ गया, वो भी कम रेट में, ज्यादा होता ना महंगा मिलता जी। तो ऐसा होता है, यही बताया जा रहा है यहाँ पे।
यहाँ पे संस्थापक समिति बैंकिंग शाखा अथवा अर्ध सरकारी संस्थाओं में सहकारिता के आधार पर स्थापित की जाती है। सहकारिता में जो दे रहा है वो ले रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। और देखिए यहाँ पे अगर किस पे करते हैं सरकारी पे, मतलब गैर सरकारी, मतलब सॉरी गैर मतलब कृषि पर। कृषि मतलब किसान लाइन में ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, समझ में आया चीज क्या? चलिए आगे तो बिहार के संदर्भ में चलिए, अगर किसी को समझ नहीं है तो पूछ सकता है इसका अर्थ क्या है। सब चीज का अर्थ निकल जाए, टेंशन नहीं करने का। देखने इधर सामने तो पूरा बिहार के संदर्भ में, बिहार जो बिहार राज्य है ना, बिहार, हम बिहार के बारे में क्यों पढ़ रहे थे? हम बिहार स्टेट के रहे हैं, बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो चाहता है कि अपने बिहार के बारे में तो जानो पहले अच्छा से, हमारा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो समझो, हम इतना गरीब क्यों है, क्या रीजन है गरीब होने का, समझ में ना? कितना घुसखोरी चल रहा है भारत बिहार के अंदर, हर एक पॉइंट। यहाँ तो हम लोग हिंदी में पढ़े थे क्या, हॉस्पिटल में भी घुस लेता है, पढ़े थे ना? सोचिए कैसा स्थिति है, हॉस्पिटल में भी छोड़ नहीं रहा, मरला के बाद भी बोले पैसा दे तब जाके लाश देंगे। ऐसे नहीं होता है हॉस्पिटलों में, 10 लाख रुपए मान लीजिए उसको ट्रीटमेंट में लग गया और मर गया, बाई चांस मर गया। अब मरने के कारण क्या होता है, वो बोला सुनो इधर, मरने के बाद बोला कि नहीं क्या बोलते हैं, मुझे 10 लाख रुपए दीजिए तब जाके लाश लीजिए, वरना लाश नहीं मिलेगा। भाई लेना तो पड़ेगा ना, ऐसा होता है। सोचो क्या कर सकते हैं। देखिए सामने बाबू यहाँ पे सब कोई बिहार के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में विस्कोमा यानी क्या बोलते हैं, विस्कोमान जैसे सहकारिता के संदर्भ में ऐसी संस्था है जो खासकर कृषि क्षेत्र में किसान साख या ऋण की उपलब्धि कराती है। कृषि क्षेत्र में क्या करता है, साख में क्या होता है, विश्वास, और क्या होता है यहाँ पे, ऋण के उधारी को मतलब कराते एक तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं। देश के अन्य राज्य, देखिए क्या देश के यहाँ पे, देश के अन्य राज्यों में भी इसी तर्ज पर सहकारिता की शीर्ष संस्था काम कर रही है। देखिए जिस तरीके से तुम्हारा राज्य में कर रहे हैं बिहार राज्य के अंदर, वैसे अलग अलग राज्य में भी क्या हो रहा है, कर रहा है। समझ में आया चीज क्या? और देखते हैं कौन कर रहा है, तुम्हारा ये तुम्हारा संस्था है, जैसे बिहार में कर रहा है ना काम, वैसे कर रहा है। और देखो क्या हुआ सबको चल देखिए सामने बाबू, चलिए देखिएगा, देना बाबू। यही समझ में आया क्या क्या उपलब्ध कराता है, ऋण और साख। ऋण में हो तो पैसा, साख में हो तो विश्वास, तो कृषि के लिए डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के लिखा क्या, देश के अन्य राज्यों में भी इसी तर्क पर तो हो गया ना, कराती है, संस्था कराती है। इस तरीके से बिहार के अंदर हो रहा है ना, उस तरह से और भी राज्य में हो रहा है। ठीक है, और देखिए ऐसी संस्था बैंकिंग व्यवस्था के सहकारिता क्षेत्र की संस्था कही जाती है। अब ऐसी संस्था किसे बोलते हैं हम लोग, बैंकिंग व्यवस्था, मतलब हम जो पैसा से लेते हैं सारा का सारा डिपेंड किससे करता है, बैंक से करता है। थोड़ा और अच्छा से बैठ जाइए मंजा, 6 को बैठ सकता है, ठीक है, उतना सब मोटा मोटा नहीं, थोड़ा एडजस्ट करिए और थोड़ा अच्छा से बैठ जाओ। ठीक है, चलिए देखिएगा सामने, ये तुम्हारा किसे कहते हैं हम लोग कोर्स, इसे बोलते हैं बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम, इकोनॉमिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा क्या? जिसको नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब वर्तमान में देखिए, वर्तमान में बांग्लादेश, तो वर्तमान में बांग्लादेश में सूक्ष्म वित्तीय संस्था, सूक्ष्म माने छोटे तो छोटे वित्तीय संस्था यानी कि माइक्रो फाइनेंसिंग, ठीक है, फाइनेंसिंग की सफलता से प्रेरित होकर हमारे यहाँ भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, इसे छोटे स्तर पर आपसी सफलता के प्रेरित तो आपसी सहयोग के माध्यम से साख अथवा ऋण की उपलब्धता गाँव के छोटे गरीब किसानों के लिए की जा रही है। जैसे मान लीजिए समूह कराई जा रही है, कराई जाए। ऐसा लग रहा है कि देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म वित्तीय संस्था हो गया, कमेटी बनाया गया, ये बनाया गया, वो बनाया गया, सेम टू सेम हमारे भारत के अंदर, हमारे बिहार के अंदर हमारा ऐसा संस्था चल रही है, नहीं चल रही है क्या? बताइए। और ये तुम्हारे क्या छोटे छोटे जगह पे जैसे हम लोग समूह बनाते नहीं क्या, पैसे लेते ना इसमें से भी, ये बता रहे हैं वहाँ पे भी विकास करने का दौर को बढ़ा रहे हैं आगे की ओर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमें बोलूंगा इस अध्ययन में हम क्या पढ़ेंगे, देखिएगा ये तो आपका इंट्रो था बाबू। इस अध्ययन में हम वित्तीय संस्था की वित्तीय चर्चा करेंगे, वित्तीय संस्था के बारे में विस्तार चर्चा करेंगे, विस्तृत क्या होता है, फैलाव होता है, क्या होता है,
फैलाव चर्चा करेंगे। और क्या बोला है, जो हमारे नित्य माने नित्य जीवन में साख है अथवा ऋण की उपलब्धि कराता है। मतलब लगातार जीवन चल रहा है हम लोग का ना, डेली रूटीन, उसमें तुम्हारे साख माने विश्वास और ऋण माने उधार, इसको क्या करता है तुम्हारा उपलब्ध कराती है। समझ में आया तो चीज क्या, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है क्या संस्था के बारे में, क्या संस्था के काम है, क्या संस्था के काम नहीं है, ठीक है। कैसे हम लोग पैसा ले सकते उधार, कैसे हम लोग को पैसा मिलता है। कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे पैसा होना बहुत जरूरी है, ठीक ना। अगर मान लीजिए मैं सरफ ही बेच रहा हूँ तो सरफ बेचने के लिए मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे संसाधन का अच्छी खासी अवेलेबल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। और जहाँ मैं बेचने जा रहा हूँ वहाँ पे लोग खरीदने वाला भी चाहिए। समझ में आ गया। इन्हें कि मान लीजिए मैं किशमिश काजू बेच रहा हूँ, सर अभी तो सरफ बेच रहा था, मान लीजिए किशमिश काजू बेच रहा हूँ, अब मैं वहाँ पहुंचे जहाँ बहुत गरीब लोग हैं तो क्या खरीद पाएगा, नहीं। भाई उसके पास रहने खाने का पैसा नहीं है, तुम काजू किशमिश खिला रहे हो, संभव है कि नहीं है संभव। यही होता है यहाँ पर, जो चीज जहाँ चलता है उसको ज्यादा वहाँ पे यूज करें। कभी आप गौर से देखिएगा, कभी हमारे शोरूम के पास में, शोरूम के बगल में हमारा टेलर का मशीन रहेगा, देखिए क्या शोरूम रहता है ना कपड़े का जी, उसके बगल में टेलर का मशीन क्यों रहता है, कोडिंग है, कोडिंग है। कैसे भाई कपड़ा खरीदेगा तो बोले हम फिटिंग नहीं करते बाबू। तो आज के जमाने में कोई भी ऐसा लड़का चाहे लड़की नहीं है जो फिटिंग का कपड़ा नहीं पहनता हो, ठीक से क्या कुछ ना कुछ छोटा कुछ ना कुछ बड़ा करवाता ही है। तो पूरा करने से तुम्हारा किसे जा रहा है, मशीन वाले पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब गौर करिएगा, जहाँ पे ट्यूशन का दुकान होता है, मतलब सॉरी जहाँ पे ट्यूशन होता है वहाँ किताब का दुकान होता ही होता है, पता है शक्ल चाहे बगल में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर यहाँ से पढ़ने के बाद जो कॉपी जरूरत पड़ेगी, पेंसिल जरूरत पड़ेगी, वहाँ इससे पूर्ति करेगा ये। सही बात है। कहीं आप डॉक्टर की दुकान देखिएगा तो वहाँ पे बगल में केमिस्ट की दुकान जरूर होगा, है ना, केमिस्ट्री की दुकान, केमिस्ट्री नहीं केमिस्ट, मतलब दवाइयों की दुकान जरूर होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो, और साथ साथ में लैब भी होगा बगल में, लैब ब्लड चेक करने के लिए। ये दोनों संस्था किससे चल रहा है, ये दोनों इससे चल रहा है। ये तुम्हारा लिख के देगा खून चेक कराने जाओ, यहाँ जाओ, दवाई लेने जाओ, यहाँ जाओ। कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ पे दवाई होने के बावजूद में 2 किलोमीटर दूर जाके दवाई लेके आओ। ऐसा कुछ आएगा क्या, नहीं चाहेगा। कुछ आया कि कितना चाहिए इतना तुरंत भर में, उस समय उसको पैसे का परवाह नहीं होता है। वहाँ तो उस समय जब बीमार पड़ता है कोई व्यक्ति, उस समय उसको पैसा का वैल्यू 0 हो जाता है, इंसान का वैल्यू हाई हो जाता है। तो पैसा कितना रहता है, पैसा देने के लिए रेडी होता है, पर इंसान को बचाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। बोलते हैं नहीं, डॉक्टर भी कभी बोलता है कि भाई इसमें 10-20 लाख रुपए खर्चा है, और उतना हिम्मत होगा तो लगाएगा, नहीं होगा तो बस वेट करेगा मरने का। सही बात है, यही सच है। गरीब के लिए ऐसी गरीब लोग मर जाते हैं। सही बात है ना जी। चलिए हम आप पढ़े क्या, वित्तीय संस्था यानी फाइनेंशियल क्या इंस्टीट्यूशन क्या होता है, हम लोग पढ़े इसके बारे में, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है संस्था है, गौर करिएगा इसको अच्छी तरह से। अब मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, इतना स्लो मैं कभी नहीं पढ़ाता था, इतना स्लो पढ़ाने लगा हूँ। देखिए समझ में सबको आया, धीरे धीरे समझ, लेकिन आया एक बार में। देखिए ये क्या होता है, वित्तीय संस्था क्या होता है, तो गौर समझिएगा इसको। वित्तीय संस्था मौद्रिक क्षेत्र में देश अथवा राज्य की ऐसी संस्था को कहते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु साख एवं मुद्रा संबंधित कार्यों का संपन्न करती है। क्या बोलते हैं, समझ में आता है चीज क्या, दोबारा समझिएगा इसको। ये बोल रहे वित्तीय संस्था मौद्रिक क्षेत्र मतलब पैसा वाला, मौद्रिक में पैसे ना होता जी, तो मौद्रिक क्षेत्र में देश हो या क्या हो, राज्य हो, अब ऐसे संस्थाओं से कहते हैं जिसे लोगों के द्वारा होता हो या लोगों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए होता है। लोगों ने हम लोग का आवश्यकता क्या कर रहे थे, पूर्ति करता है। अब पूरा करने मतलब पूरा करने हेतु क्या करता है वो, साख यानी विश्वास हो जलाता है, ऋण मुद्रा संबंधित कुछ संबंध जोड़ता है, और ये कार्य को संपन्न करता है, करती है चाहे करता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, वित्तीय संस्था कहते हैं। और देखिए यहाँ पे वित्तीय संस्था के द्वारा क्या होता है, कृषि मतलब किसानी लाइन, ठीक है, व्यापार मैंने बिजनेस करने के लिए, और अच्छा उद्योग है, ठीक है उद्योग छूट गया। कृषि मैंने किसान, उद्योग मैंने व्यापारी जो भी मतलब कंपनी वगैरह होता है, व्यापारी मैंने कुछ भी बिजनेस करने में छोटा मोटा बिजनेस, ठीक है। फिर क्या बोला पे, जैसे आर्थिक कार्यों के लिए मौद्रिक प्रबंधन किया जाता है। प्रबंधन क्या होता है जी, प्रबंधन किया जाता है। प्रबंधन क्या होता है, प्रबंधन का मतलब इकट्ठा करना। ये सारी व्यवस्था कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ हमें मौद्रिक जरूरत पड़ेगी। ऐसा कोई है जो बिना मुद्रा के हो जाए कुछ भी, बिना पैसा तो कुछ हो नहीं सकता ना। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में, पर पैसा बड़ा नहीं है। पैसा इंपॉर्टेंट है पर समय से बड़ा नहीं हो। समय बदल देगा पैसा को, पर पैसा नहीं बदल सकता। समय को बदल सकता है क्या, नहीं बदल सकता, इसलिए पैसा छोटा है। चलिए आगे रखते हैं। अब वित्तीय संस्था के द्वारा, ये तो हो गया ना, यानी कहा गया था यहाँ किया गया था। और आते ये संस्था है, देखिए ये ना ये संस्था है, ये संस्था है समाज के आर्थिक विकास। आर्थिक माने जैसे हम लोग गरीब है तो कैसे धीरे धीरे अमीर बनेंगे, तो आर्थिक विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप में
अल्पकालीन, क्या बोल रहे हैं इसमें, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान करता है। ये क्या बोला इसने, जिस तरीके से हमें जरूरत होगा बिजनेस करने के लिए, तो मुझे पता चाहिए ना। उदाहरण लेंगे जी, उदाहरण कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे लेंगे, यानी मैं करूँ अल्पकालीन, अल्प तो कम समय के लिए लूंगा, लूंगा ना कम समय के लिए। चलिए 4 कम समय में नहीं दे पाएंगे तो मध्यकाल में लूंगा, जो तो थोड़ा सा 6 महीना का टाइम हो, समझ क्या। और लंबा समय के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या, यहाँ पे दीर्घकाल, दीर्घकाल मैंने मैं लंबा समय के लिए 1 साल 2 साल के लिए उधार, समझ में आ रही चीज क्या। तो तुम्हारा क्या दीर्घकाल है यहाँ मतलब अथवा साख अथवा ऋण की क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है, सुविधा हम लोग सुविधा देता है वो साख और ऋण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी आर्थिक, दिख रहा है क्या, किसी भी दिख रहा है यहाँ पे लिखा, किसी भी आर्थिक, आर्थिक मैंने हमारा गरीबी समझिएगा, किसी भी आर्थिक और व्यवसायिक कार्य को संपादन करने के लिए क्या रुपए पैसे की आवश्यकता होती है। तो साफ भाषा में बोलो तो इसको मुद्रा बोल दो, कंप्लीट। ये ना पढ़ते आ रहे हम लोग, अभी पैसा और रुपया बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। किसी भी उद्योगी, क्या लिखे, किसी भी उद्यमी के पास इतने अधिक आर्थिक साधन नहीं हो पाते हैं कि वे अपने बलबूते पर अपने व्यवसाय के चला सके। देखिए किसी बिजनेसमैन के पास इतना पैसा नहीं हो सकता है पूरा का पूरा खुद ही चला सकते हैं बिना उधार लिए, संभव है क्या, बताओ। अगर मैं कहीं से कुछ सामान ला रहा हूँ मैं उधार तो लूंगा ना, तब ना कुछ मिलेगा जी। हम लोग भी तो सोच रहे हैं कुछ, और देने वाला भी तो सोचता है कि ले जाओ 2 लाख 3 लाख का सामान, उसके बाद तो पैसा दे देगा। तो विश्वास है एक तरह से, तो विश्वास सबसे बड़ा क्रेडिट करते हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं क्या चीज, बलबूते मने बलपूर्वक, स्ट्रॉन्ग से, ठीक है। क्या अपने से कर सकता है कुछ भी, मेरे पास इतना पैसा फिर भी मैं अपने से नहीं कर सकता, सब चीज काम कर सकता हूँ क्या। इसीलिए भगवान ने भी अलग अलग भाग में बांट दिया है। अमीरी गरीबी में भगवान ने अमीरी गरीबी में बांटा, क्या जाति बांटा या नहीं, अमीर गरीब बांटा ना, वो अमीर अपने पैसे के हिसाब से काम करता है जी। कोई काम को तुम 10 रुपये में कर देगा, कोई काम को तुम्हारा 5 रुपये में कर देगा, कोई काम को तुम्हारा 50 रुपये लेगा ना। तो तुम्हारा क्या उसका डिपेंड कर रहा है। यही तुम्हारी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप शहर में जाकर पढ़िए, आपको 500 रुपये पर मंथ लेगा, नहीं लेगा, गया में देख लीजिए लेता है। उससे ज्यादा दूर जाइए, दिल्ली में जाइए और लेगा, समझ में क्या। तो जैसा कंडीशन वैसे हिसाब से लिया जा रहा है। अच्छा क्या पढ़ाएगा बाबू, आप यूट्यूब पे खोल कर देख लीजिए, क्या वो बढ़ा देगा, मतलब संस्था कुछ और बता देगा क्या, जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं बताएगा। अल्पकालिक का मतलब बोल देगा लंबा समय, नहीं कर सकता। पर क्या वहाँ पे कहते हैं, वहाँ पे तुम्हारा वो है सिचुएशन है वैसा, वहाँ पैसा सब कमाता है, हाथ में पैसे रहते हैं, गाँव में पैसा नहीं रहता। गाँव में एक गरीब बच्चे को पढ़ने के लिए, चाहे बच्ची को पढ़ने के लिए, उसके माँ बाप उसे धान बेचते हैं, सही बात नहीं है क्या। धान बेच के, गेहूँ बेच के, चना बेच के, जोची बेच के आराम से पैसा जुगाड़ करते हैं। कभी तो 1 महीने का दूसरा अगला महीने मिलता है, अगला महीने का अगला महीने मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं तो पढ़ लिया कल्टी, आराम से अब दूसरा ट्यूशन पकड़ लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु की दक्षिणा मिलना चाहिए ना जी। ऐसा भी तो आजकल गुरु नहीं तो तुम्हारा अंगूठा ही मांग ले, ऐसा गुरु है आजकल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया चीज क्या। चलिए आगे देखते हैं। अब ऐसे परिस्थिति में देखिए, ऐसे परिस्थिति में वित्तीय संस्था, पता नहीं वित्तीय क्या होता है, तो हेल्प हम लोगों को वित्तीय संस्था उनके लिए उनकी आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप वित्तीय माध्यम उपलब्ध कराती है। क्या कराता है, वित्तीय माध्यम उपलब्ध कराती है। समझ में आना, सब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वित्तीय संस्था बोलते हैं। अब यहाँ गौर करिएगा, लोग बात यानी यहाँ पढ़ लेते हैं। ये क्या हुआ, वित्तीय संस्था दिख रहा है क्या आप लोग को, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या कहना चाहता है, एक बॉक्स में क्यों पैक किया, ये कुछ तो वजह होगा ना पैक करने का। चलिए देखते हैं, हर एक चीज का कुछ ना कुछ वजह होता है, वो वजह को समझिए, ठीक है। कोई गुस्सा करे उसका मतलब ये वजह है, कोई नहीं पढ़ने आ रहा उसका मतलब उसका वजह है, समझ में आ रहा है। बिना वजह जानने कुछ नहीं कर सकता कोई भी। देखिएगा, हमारा देश के वे संस्था है जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम एंटरप्राइज होता है एवं व्यवसाय यानी बिजनेस के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वित्तीय मतलब जो जरूरत पड़ेगा उसको पूर्ति करेगा। अब ऐसे संस्थाओं को वित्तीय संस्था कहते हैं। जो हमारी जरूरत है उसको पूरा करने के काम को कौन करेगा, वित्तीय संस्था, और उसी को बोले वित्तीय संस्थाएं कहते हैं, ठीक है। लोगों को जो जरूरत पूरा कर दे, संसाधन भी कुछ इस तरह से परिभाषा है, समझ में ना, उसको समझ थोड़ा, इसको समझिएगा। मुख्यतः यह वित्तीय संस्था राज्य संपादित होता है, लगभग कितना होता है, राज्य संपादित होता है। तो केंद्र सरकार आता है क्या देखने, बताइए। कभी मोदी जी आए हैं हमारे गांव में देखने, कैसा तुम्हारा बात क्या बोलते समूह चल रहा है, देखने आए तो बता दीजिए, नहीं आए देखने। फिर लगभग किस पे चल रहा है तुम्हारा, पूरा डिपेंड किस पे हो रहा है, तो संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं राज्य संशोधित होते हैं और देश के केंद्रीय बैंक जिसे हम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई कहते हैं उसके दिशा निर्देश से अंतर्गत एक निश्चित मापदंड पर काम करती है। अब देखिए राज्य का मतलब ये भी नहीं है कि मतलब अपने हिसाब से करेगा, वो नहीं, वो तुम्हारा केंद्र सरकार को आदेश मानेगा। अब आदेश को तो भले देखने नहीं है लेकिन ये देखेगा और सारा कंडीशन उसके हिसाब से चलेगा। समझ में आया क्या? तो ये बता देना यहाँ पे। कोई डाउट आता है किसी को? इसे बोलते हैं हम लोग क्या, वित्तीय संस्था बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्या, सरकारी वित्तीय संस्था क्या होता है? सरकारी वित्तीय संस्था सहकारी है, सरकारी है, सरकारी हो, गवर्नमेंट है, ठीक है ना, गवर्नमेंट। देखिए गौर से यहाँ पे मोहर लगा हुआ है, वो तो अलग चीज का। देखिए सरकार द्वारा स्थापित एवं संशोधित वित्तीय संस्थाओं को सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। जो सरकार द्वारा चला रहा है ना उसे क्या बोलेंगे? सरकारी बोलेंगे। कंप्लीट यहाँ तक? आगे देखते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, दिख रहा क्या? सॉरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, तो रिजर्व बैंक नहीं हो जाएगा जी। तो यहाँ पे क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सीआई जो भी है, सीबीआई नहीं, सीबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सही है। अब फिर क्या होता है यहाँ पे? पंजाब नेशनल बैंक, क्या मतलब पीएनबी, इलाहाबाद बैंक इत्यादि बहुत सारे ऐसे बैंक है जो गवर्नमेंट के अंदर में आता है। समझ में आया चीज का? तो ये अपना कंप्लीट हो गया सरकारी वित्तीय, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग, एक ग्रुप जाइए, इसे पैक कर देना, चाबी रहने दो। चलिए अपना क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग क्या देखेंगे, देखिएगा अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था क्या होता है? अर्ध सरकारी, इसका मतलब क्या होता है? आधा सरकारी है। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था क्या होता है? अर्ध सरकारी माने होता है आधा सरकारी और आधा प्राइवेट, यानी इसको प्राइवेट बोल सकते, ज्यादा उसमें डाउट नहीं है। ठीक है, देखिए सामने इसे होता है सेमी गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए देखिएगा, ऐसे वित्तीय संस्था जो सरकार के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश में उनके द्वारा संस्थापित मापदंड पर समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति, समाज के लोग की बात हो रहा है यहाँ पे, समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उसे इस अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कॉर्पोरेशन बैंक, ये सब तुम्हारा क्या है? सेमी गवर्नमेंट है, यानी सच में आधा गवर्नमेंट है आधा सरकारी है। ये किसके बातों में चल रहा है? आरबीआई के बातों में चल रहा है। समझ में आ गया? उसे बोलते हैं सेमी तुम्हारा गवर्नमेंट क्या है? संस्था है, तुमसे बोल सकते हैं अर्ध सरकारी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या बोला, ग्रामीण बैंक, जो गाँव में बैंक होता है ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक। फिर क्या बोला यहाँ पे तुम्हारा? कॉर्पोरेटिव बैंक बोलते हैं, ठीक है। बिहार राज्य कॉर्पोरेशन बैंक होता है। अब आता है सूक्ष्म वित्तीय संस्था है। सूक्ष्म क्या होता है? माइक्रो जिसे बोलते हैं हम लोग, माइक्रो छोटा सा के लिए, छोटी जगहों पे लिए, तो उसके लिए बोला। देखिएगा, छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं सेवी संस्था के माध्यम में से कम ब्याज पर अथवा ऋण को व्यवस्था और करने वाली संस्था है, जो सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहलाता है। जैसे मान लीजिए समूह, क्या बोलेंगे इसको हम आम भाषा में? समूह होता है ना जी, समूह एक तरह से तुम्हारे कम पैसे पे, यानी कि एक तरह से कम दे रहा है पैसा, मतलब कम ब्याज ले रहा है और आपको पैसा प्रोवाइड कर दे रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यानी हिंदी में बोलेंगे तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस संदर्भ में अपने पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश हो गया, ठीक है, और बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का, मोहम्मद नहीं है, ठीक है, मतलब प्रोफेसर जो भी है क्या है, एम यूनुस का प्रयास क्या है लिखा हुआ? सराहनीय है। समझे इसका मतलब बताया जा रहा है, सुनिएगा। ये बता रहे कि इनका जो तुम्हारा बांग्लादेश के थे ना, उनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। उनको सम्मानित किया गया था किसके द्वारा? नोबेल पुरस्कार द्वारा। दिखा दे रहे नोबेल पुरस्कार, इनको सम्मानित किया गया था इनको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ पर है जो देखो सामने, देखो जो गरीब ग्रामीण के लिए सूक्ष्म वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से उनके विकास कार्यों में सहयोग किया है, और जिनका प्रयोग बिहार में ग्रामीण अपेक्षित क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए। सुनिएगा,
जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया विकास हर एक क्षेत्र में होना चाहिए ताकि सभी विकास कर जाए। तो मैं ना कोई भी लोग विकास कैसे करता है, उसको पैसा आ गया तो विकास करेगा जी, अब पैसे नहीं आएगा तो विकास करेगा क्या, नहीं कर सकता। अभी पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे मुद्रा के बारे में, कितना हम लोग को जरूरत है मुद्रा का, है ना जरूरत। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता होती है उसकी व्यवस्था वित्तीय संस्था के द्वारा की जाते हैं। हमें कोई बिजनेस करने के लिए जितना पैसा चाहिए सब कौन व्यवस्था करेगा, तो वित्तीय संस्था करेगा। समझ में आ रहा क्या। और देखो यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि एक निश्चित कानूनी मापदंड के आधार पर ही ये वित्तीय संस्था अपने ग्राहकों को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सुनिएगा, भले वो पूर्ति करती है लेकिन उसका एक नियम है, समझ में आ गया, उसका एक रूल है। चालू नहीं करते जी, चलिए देखिएगा सब कुछ। हम लोग कहाँ पढ़े थे जी, और अतः देखना यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। अतः आर्थिक विकास के लिए वित्तीय संस्थाओं की सहभागिता आवश्यक है, जिसके बिना विकास की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। कोई भी अगर विकास कर रहा है तो उसके लिए बहुत जरूरी है तुम्हारा ये विकास होना, ठीक है ना। तुम्हारा मतलब संस्थाएं विकास करेगा, कोई भी अगर ऐसा हो रहा हो, मतलब विकास कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, चाहे कोई भी व्यापार कर रहा हो, सबके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मतलब विकास की क्रिया संपन्न की जा सकती है, ठीक है, नहीं की जा सकती है बिना इसके बिना। और यहाँ देखें वित्तीय संस्था के प्रकार क्या क्या होते हैं, ये गौर से यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, गौर से देखिएगा। मैं बोल रहा हूँ क्या, वित्तीय संस्था के प्रकार यानी कितने प्रकार का होता है तुम्हारा वित्तीय संस्था, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, तो वित्तीय संस्था कितने प्रकार का होता है, तो बोलेगा 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2। पहला राष्ट्रीय वित्तीय संस्था यानी कि नेशनल लेवल से बोल सकते हैं, नेशनल। दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था, स्टेट लेवल का होता है, नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, ठीक है। और गाल से हटा लीजिए, एक बार बोलने से समझ नहीं आता है क्या, समझ तो चीज के यानी सर क्या बोलते हैं, सेंट्रल के लिए और स्टेट के लिए उत्पन्न होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा सर्वप्रथम देखिए, सर्वप्रथम यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संस्थाओं को की चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा क्या पढ़ेंगे हम लोग, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था यानी से क्या बोले, नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। देखिएगा ऐसे वित्तीय संस्था जो देश के लिए वित्तीय और साथ नीतियों का निर्धारण एवं निर्देश करती है। निर्धारण करती है और क्या करता है, निर्धारण मैंने तय करता है, निर्देश मैंने आदेश देता है, तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्य का संपादन करती है। और जितना भी राष्ट्रीय लेवल पर जो तुम्हारा काम चल रहा है, संस्था चल रहा है, उसको संपादन करेगा, कंट्रोल करेगा कौन, तुम्हारा क्या, केंद्र सरकार, ठीक है, यानी राष्ट्रीय नेशनल वाला, उसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। इसके भी 2 प्रकार है, इसके भी कितने प्रकार है, 2। इसके भी 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कौन कौन 2 अंग है देख लीजिए। तो पहला बोलेगा भारतीय मुद्रा बाजार, ये क्या बोल रहे हैं, भारतीय मुद्रा बाजार, इंडियन मनी मार्केट, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, भारतीय पूंजी बाजार यानी इंडियन कैपिटल मार्केट, ठीक है। समझ में आ रहा क्या, आगे देखते हैं। देखिए अपने देश के ऐसे मौद्रिक बाजार जहाँ उद्योग व्यवसाय एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। मतलब यह तुम्हारा कम समय के लिए, अमीर समय के लिए कोई सामान यूज कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा हाँ, जो भी यहाँ पे मध्य वित्तीय व्यवस्था कर रही है, या फिर कम के लिए चाहे ज्यादा के लिए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, तो प्रबंधन बोलेंगे, व्यवस्था प्रबंधन बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, और उसे हम लोग भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ भारतीय पूंजी बाजार देख रहे क्या यहाँ पे, सबको देखिएगा यहाँ पे, भारतीय पूंजी बाजार में भी उद्योग मैंने तो कंपनियां, ठीक है, व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन क्या होता है, लंबे समय के लिए दीर्घकालीन वित्तीय संस्था और प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है। दीर्घकालीन कौन करता है बाबू,
तुम्हारा बोलिए क्या, भारतीय पूंजी बाजार करता है। क्या करता है वो, पूंजी बाजार। वो धीरे लंबे समय के लिए करता है। अब ऐसे कम समय के लिए दोनों बार करता है, कम और मध्य के लिए, एक तुम्हारे लंबे समय के लिए करता है। ठीक है, कोई और याद है किसी को भी? चलिए आगे देखते हैं। समानता है ना, यहाँ पे देखिएगा समानता क्या बता रहा है, गौर से करिएगा। सामान्यतः भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। एक संगठित क्षेत्र और एक असंगठित क्षेत्र में विभाजित कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, असंगठित क्षेत्र में वाणिज्य मतलब कमर्शियल बैंक। ठीक है, वाणिज्य मतलब क्या होगा, कमर्शियल बैंक। निजी क्षेत्र, निजी में नीचे वाला प्राइवेटाइजेशन, तो प्राइवेट होता है। निजी क्षेत्र में बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक शामिल किए जाते हैं। देखिए कमर्शियल बैंक हो गया, प्लस में तुम्हारा प्राइवेट वाला बैंक हो गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोले निजी बैंक, जिसे हम लोग बोलते हैं निजी क्षेत्र के लिए बैंक। फिर क्या बोला, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक, देखिए बोले सभी जगह घूमने के लिए, मतलब प्राइवेट निजी क्षेत्र में कोई खास जगह पे घूमने के लिए, और सार्वजनिक क्षेत्र में सभी जगह जाने के लिए बैंक की। विदेशी बैंक के प्रशासन मतलब शामिल किए जाते हैं। कोई आता नहीं आपके घरों में आता है, बोले ऐसे बोलेगा आप लोन लीजिए ना सर जी, लोन पता लेने के लिए जी, लोन लीजिए हम इतना कम ब्याज में देंगे, सुना ऐसा क्या, ऐसा बोलता है। ठीक है, और आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे। जबकि असंगठित क्षेत्र में देसी बैंकर, जिसमें गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं शामिल की जाती है। गैर बैंकिंग, उसमें बैंक नहीं होता ना, अच्छा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, तो जो कंपनियां होता है ना, जो गैर बैंकिंग है, यदि बैंक से रिलेटिव नहीं उसको, वो तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हारा करेगा शामिल हो जाएगा किसमें, तो देसी बैंक के, मतलब क्या बोल रहे हैं, ग्रामीण से असंगठित क्षेत्रों में। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, देखिएगा सब कोई। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित 3 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था के रूप में क्या होता है, कार्यशैली 3 प्रकार, कितने प्रकार के है, 3 प्रकार। ऑब्जेक्टिव बनाएगा कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली कितने भागों में बटा हुआ है, बैंकिंग प्रणाली में बैंकिंग सिस्टम। पहला केंद्रीय बैंक, दूसरा क्या है, वाणिज्य बैंक, तीसरा क्या तुम्हारा है, तीसरा आप बोलिएगा इसके बारे में, सहकारी बैंक, सहकारी, इसे इंग्लिश में लिखिए, ये समझ में, इसे बोलते हैं सेंट्रल बैंक, इसे बोले क्या, कमर्शियल बैंक, और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोले कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। समझ में आते हैं? आप पढ़े हो कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्री पढ़े क्या, कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़े क्या, निशान ज्यामिति, सेम टू सेम क्या है, कोऑपरेटिव है, दोनों का मिला हुआ इसके अंदर। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग पहला पॉइंट। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब सबसे पहले केंद्रीय सेंट्रल वाला पढ़ेंगे। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या होता है समझिएगा। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीआई, तो भारत में आरबीआई के देश की केंद्रीय बैंक है, और यह देश के शीर्ष यानी बैंकिंग संस्था के रूप में बैंकिंग वित्तीय और सर्वाधिक क्रियाओं का दिशा निर्देशक, हाँ क्रियाओं का निर्देशक, मतलब क्रियाओं का दिशा या निर्देश एवं संचालन में सहयोग देता है। कौन, तुम्हारा केंद्र सरकार देता है। देश की शीर्षक बैंक के लिए जो ऊपर बैंक है ना, ऊपर टॉप लेवल पे, पीएनबी, स्टेट बैंक हो गया, और जो इलाहाबाद बैंक हो गया, है ना, आईसीआईसी बैंक हो गया। ठीक है, वो तुम्हारे इस सब कौन करता है, तो केंद्रीय सरकार करता है। कंप्लीट यहाँ तक। दूसरा देखिएगा, वाणिज्य बैंक यानी कमर्शियल बैंक कौन करता है। देखिए देश में अनेक वाणिज्य बैंकों के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। बैंकिंग और वित्तीय क्या बोलते हैं उसे, क्रियाओं का क्या करता है, संचालन करता है। और अधिकतर वाणिज्य बैंक सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं, सीधे नियंत्रण में काम करती है। इसे राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। और अन्य ऐसे भी वाणिज्य बैंक है जो निजी क्षेत्र के वाणिज्य बैंक कही जाती है। ऐसे बैंक जिनके नाम के अंत में सीमित दायित्व यानी लिमिटेड जुड़ा होता है, वह बैंक निजी क्षेत्र की बैंक होती है। समझना क्या, देखिए क्या बोले इसमें, वाणिज्य बैंक ऐसे तो कनेक्ट मतलब 100% तुम्हारा सरकारी है। ठीक है, कनेक्टेड हो गया यहाँ पे क्या, और क्या बोला यहाँ पे, लेकिन कोई ऐसा बैंक होता है, ऐसे हमारे लास्ट में लिखा रहता है पंजाब नेशनल बैंक प्राइवेट लिमिटेड, कहीं भी ऐसा लिखा है पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट और लिमिटेड LI LTD। अरे देखो कोई भी ऐसा कंपनियां होती है जो लिखा है प्राइवेट लिमिटेड, इसका मतलब है प्राइवेट कंपनी। क्या है तुम्हारे, प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट सब कुछ, अगर उसके अंदर लास्ट में LTD लिखा हुआ तो ठीक है, या पीवीटी लिखा, पीवीटी LTD लिखा मतलब होता है तुम्हारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां। समझ में आया चीज क्या, गवर्नमेंट में कभी ऐसा नहीं लिखा रहेगा।
वो गवर्नमेंट हमेशा के लिए फिक्स हो गया। हाँ, जब वो अपना मर्जी है उसका। तो प्राइवेट को करते, जैसे मान लीजिए मैं करोड़पति हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा संस्था चले, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूँगा बैंकों से, और नहीं भी देगा तो ही मैं अपना बिजनेस चलाऊंगा ना जिस तरह से। धीरे धीरे करते 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 क्या होगा, मैं अपना एक संस्था बना लिया, और मैं चाहूँ तो ही हो सकता है। तो मैं इतना खराब नहीं रहूँगा कि मैं किसी पे पैसे मार लूँ। समझ में आया क्या? जैसे अभी तुम्हें गूगल पे, जैसे मान लीजिए अभी तो फ्लिपकार्ट से कोई सामान लेते हो, क्या सरकारी है? ये सरकारी है जी। क्या तुम मीशो से कोई सामान लेते हो, क्या तुम अमेजोन से कोई सामान लेते हो, क्या सरकारी है? क्योंकि पैसा वो काटता है, और नहीं चाहता कि मेरे कस्टमर कुछ क्या मतलब दुखी हो गए। कभी कभी कोई बीच वाला पार्टनर जैसे पहचाने वाला होता ना है, और तुम्हें मोबाइल मांगा तो उसने फुल दे दिया, होता ना ऐसा। तो किसका काम है? ये तुम्हारा जो लाल है उसका काम हो सकता है, जो पैक कर रहा है उसका काम हो सकता है। इतना बड़ा कंपनी तुम्हारा 10 रुपये चोरी नहीं करेगा। करोड़ों रुपए का मालिक है, 2000 रुपये चोरी करेगा जी? 10,000 रुपये चोरी करेगा वो? अगर चोरी करेगा तो बाजार चलेगा उसका? नहीं चलेगा। तो फिर तुम्हारा मालिक, तुम उसके पास क्या किया, मतलब कोई दिक्कत हो तो आप मेरे पे कांटेक्ट करें। तो मैं हमसे बोलेंगे, चाहे मतलब कोई सर्वे होगा तो बोलेंगे सर ऐसा ऐसा बात है, मैं जो मोबाइल ऑर्डर किया तो मोबाइल नहीं आया। तो बोले देखिए आप टेंशन ना करें, आपको 24 घंटे के अंदर आपको पैसा रिफंड हो जाएगा, या फिर आप कोई और मोबाइल चूज कर सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं ना जी? अब बोले सर नहीं, हमको पैसा वापस कर दिए। बोले ठीक है, आपका अकाउंट में पैसा चला जाएगा, बस। समझ क्या? तो आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। सिंपल सी बात है, 2 दिन बाद पहुंचे, 3 दिन बाद पहुंचे, लेकिन पहुंच जाएगा, डाल देगा वहां से। वो नहीं चाहता कि पैसा चोरी करके मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ। अगर ऐसा हो तो इतना बड़ा वो बिजनेसमैन नहीं बन पाता। वो बनता क्या, हर एक दुनिया से हर एक कोने कोने, भारत से देख लीजिए, भारत हर एक कोने कोने से तुम्हारा फ्लिपकार्ट, अमेजोन सबसे खरीदता है। अरे विश्वास बनाया तब नहीं खरीदता है जी। एक बार मान लीजिए कुछ सामान खराब है, तुम दोबारा खरीदोगे उससे, तो फिर यही बात यहाँ पे भी चलती है। ठीक है, यहाँ समझ में आया क्या? चलिए आगे देखते हैं। ये पूरा पढ़ लिया था, ऐसे कर लिखते नाम से नहाए तो पूरा पढ़ लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और देखिए सहकारी बैंक क्या होता है, देखिए दिखा दे रहा क्या, दे रहा क्या? धीरे धीरे थोड़ा सा एडजस्ट करेगा। ठीक है, देखिए सामने क्या बोला यहाँ पे, सहकारिता। देखना क्या होता है, सहकारिता क्षेत्र में वापसी, सहयोगी और सद्भावना के आधार पर ही अनेक वित्तीय संस्था कार्यशील है, और सहकारी बैंक अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मतलब हालांकि ये बैंक केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के दिशा निर्देशक एवं काम करती है, किंतु इसकी व्यवस्था का संचालन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। ये जो काम करता है वो तुम्हारा आरबीआई के द्वारा करता है, लेकिन जो कर कौन रहा है, राज्य सरकार कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे देखते हैं। देखिए उपरोक्त वित्तीय संस्था, देखिए उपरोक्त में, उपरोक्त वित्तीय संस्था के द्वारा भारत के उद्योगकर्ता क्या हो रहा है, उद्योगकर्ता एवं कृषक के क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है, और जिसके कारण यहाँ बहुत सारे औद्योगिक चरणों का विकास हुआ है। और खासकर बड़े बड़े उद्योग इसके प्रमुख उदाहरण है। खासकर बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, कंपनियां, इसे अच्छा खासा उदाहरण दे रखा है। एग्जाम्पल कृषि हो गया, कृषि भी इस वित्तीय क्या बोले, कहा बोले मैं, कृषि भी इन वित्तीय संस्थाओं को लाभान्वित होते रहते हैं, और उनके द्वारा उद्योग का विकास किया जा रहा है। तो कृषि है ना, किसान लोग भी, कृषक भी, वो भी इससे क्या फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, और धीरे धीरे वो भी विकास करने जा रहे हैं। ठीक है क्या? चलिए इसे पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया था, क्या संगठन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। तुम्हारा पहला क्या, तुम्हारा केंद्रीय सरकार, शॉर्ट में समझिएगा, केंद्रीय बैंक। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई क्या तुम्हारा देश का केंद्रीय बैंक है। यह देश में शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में कार्य करता है, मतलब जो ऊपर बैंक है ना, उसके लेवल में काम करता है। नेक्स्ट क्या बोला है, वाणिज्य बैंक यानी कमर्शियल बैंक। क्या बोले इसको, देखिएगा, वाणिज्य बैंक के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय कार्यों का संचालन करता है कौन, तो कमर्शियल बैंक। ठीक है, आगे देखते हैं। सहकारी बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक। देखिएगा, सहकारी बैंक आपसी सहयोग और आपसी में सब मिलजुल के, सद्भावना से अच्छी तरह से मिल के, ठीक है, सद्भावना के आधार पर जो वित्तीय संस्थाओं कार्यशील है उसे क्या बोलते हैं, सहकारी बैंक। उसे सहकारी बैंक कहते हैं। यद्यपि ये राज्य सरकार के द्वारा संचालित होता है। भले आरबीआई कंट्रोल से मिलता है इसको, लेकिन इसे कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा क्या बोलते हैं, राज्य कर रहा है, राज्य सरकार। ठीक है, इतना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
अब देखिए क्या बोला आपने हम लोग का 27 पन्ना है जी, अभी 5 ही पन्ना हुआ है। देखिए भारतीय पूंजी क्या होता है, भारतीय पूंजी गौर करेंगे सब कोई। भारतीय पूंजी बाजार यानी इंडियन कैपिटल मार्केट क्या बोलते हैं इसके बारे में क्या है तो समझिएगा। इसके बोलते हैं हम लोग भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है। दीर्घकालीन मैंने लंबे समय के लिए पूंजी को देता है, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, ठीक है। आगे देखते हैं। दीर्घकालीन पूंजी की बड़े मांग बड़े बड़े उद्योग घराने उद्योग घराने एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए होता है। अब इसका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है, देखिएगा। इतना बड़े बड़े पैसा कौन लेगा, जो कंपनी चलाएगा बहुत बड़ा, चाहे तो घर बनाएगा वो नहीं लेगा जी। हम लोग ले पाएंगे क्या, नहीं ले पाएंगे। और लंबे समय का ब्याज लेना बहुत खराब है। कैसे देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए ब्याज ले दिया, मैंने पैसा ले दिया, अब 1 लाख का तुम्हारा अगर 1 रुपया में जोड़ूंगा ना बाबू, 1 रुपया अभी महीना का, तो मैं कितना दूंगा इसको, सैकड़े का 1 रुपया यानी 100 रुपए का 1 रुपया देना पड़ेगा ब्याज। तो 1 लाख का मुझे 10,000 देना पड़ेगा। सोचो, हाँ हो जाता है। सोचो अब मैं 10,000 महीना कमा ही रहा हूँ, तो मैं जितना कमा उतना दे दूँ उसको। सोचिए, इससे अच्छा है कि हम ब्याज ही नहीं लेंगे। समझ में क्या, कोई भी काम करे तो थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, लेट करिए, पर ऐसा ना करें कि हम ब्याज से पैसा ज्यादा लगने वाला है। और ले भी थोड़ा थोड़ा पैसा ले अमाउंट में, इधर 2 लाख ले लिया तो 7 महीने में तुमको 20,000 देना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा क्या, इतना क्यों लेंगे हम लोग, तो महीना 20,000 देना पड़ेगा। एक नॉर्मल व्यक्ति महीना में 20,000 कमाता भी नहीं है, हार्डली साली 12, 15, 18 बस। समझ में आ गया, इतने से ज्यादा नहीं कमा पाता है। आपके मम्मी पापा होंगे कितना कमाते हैं, हार्डली साली 15 से 16 से 18 20 ज्यादा कमा पाते हैं क्या, नहीं कमा पाते। अगर आपके मम्मी पापा अगर जॉब में है, चाहे कोई आता है अलग से बिजनेस करेगा तो भाई वो तो लाखों पहुंचा सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा होता है यहाँ पे। आगे देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए भारतीय पूंजी बाजार को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांट देंगे। देखिएगा 4 भागों में, 4 भागों में। देखिए पहला प्रतिभूति बाजार, दूसरा तुम्हारा क्या है औद्योगिक बाजार, तीसरा क्या तुम्हारा विकास वित्त बाजार संस्थाएं, चौथा क्या तुम्हारा गैर बैंकिंग वित्त संस्थाएं, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, ठीक है। आप गौर करिए यहाँ पे, बात नहीं करें थोड़ा समझिए इसको, सीधे बैठिए। देखो प्रतिभूति बाजार के अंदर क्या आता है तुम्हारा, बोलिएगा प्रधान क्या लिखा है, प्राथमिक बाजार। जैसे प्राथमिक बाजार उसे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए प्राथमिक किसे कहते हैं, जैसे मैं घर को खेत में सामान लाया, खेत में सामान लाया, ये समझिए सामान देखिएगा, चल देखिए सामने थोड़ा सा, देखिए क्या बोला यहाँ पे, प्राथमिक बाजार किसे बोलते हैं, वो ऐसा सामान जो जरा खेत में से लाया और बाजार में बेच दिया। जैसे सब्जी हो गया, खीरा हो गया, ककड़िया में हो गया, यही तो ना करते हैं जी। आम हो गया, क्या वो कंपनी में जाके सप्लाई होता है जी, नहीं। आम की बात कर रहा हूँ, ना कि तुम्हारा मैंगो जूस की, और तो जाएगा कंपनी में ना, उसे अलग अलग करके फ्रूटी बनाएगा, ठीक है। और तुम्हारा क्या बोलते हैं उसे माजा ही बनाएगा ना जी, तो बहुत तरह से बनाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और दूसरा क्या बोला यहाँ पे, द्वितीय बाजार। द्वितीय बाजार में क्या होता है, थोड़ा कंपनी में जाएगा, कंपनी में जाने के बाद वापस लेके आएगा प्रिंट वगैरह आके, ये तुम्हारा मोहर लगा 20 रुपए का है, तो मैं चीज क्या तो सारा करके बता रहे हैं, बढ़ती समझ में आ जाएगा। समझ में आता चीज क्या, किसको बांटा गया है, तो तुम्हारा बांटा गया भारतीय पूंजी बाजार को। भारतीय पूंजी बाजार कैसे बटा हुआ है, कैसे भाग में बटा हुआ है, हम जितना ज्यादा पूंजी उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, और जितना ज्यादा साख उतना ज्यादा ऋण मिलेगा, और साखे नहीं तो ऋण मिलेगा क्या, तो विश्वास बनाना बहुत जरूरी है। तो एक बार धोखा दे दिया, दोबारा हम पागल हैं तो तुम्हारा विश्वास करेंगे नहीं कर सकता है जी। सेम टू सेम बताया, विश्वास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, भारतीय पूंजी बाजार पता है, भारतीय पूंजी बाजार। तो भारतीय पूंजी बाजार मूलतः मैंने हाल ही में देखिए, मतलब बेसिक रूप से मूलतः इन्हीं 4 वित्तीय संस्थाओं पर आधारित है। देखो भारतीय पूंजी बाजार 4 जो बताया ना अभी, ये 4 पिलर पे मजबूत है। ये इसमें एक भी पिलर घसका तो घर गिर जाएगा, यानी कि तुम्हारा संस्था क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, पूंजी बाजार खत्म हो जाएगा। पूंजी बाजार का मतलब नहीं होता, जैसे मान लीजिए हम लोग एक नॉर्मल से घर लेके चलिए, जैसे हम लोग घर का परिवार है 5 लोग, ठीक है। अब हम लोग गरीब हैं, अधिक देर कमाएंगे तो बढ़ेगा नहीं पैसा जी। अब जब पैसा बढ़ेगा तो हम ट्यूशन अच्छा जा सकते हैं, अच्छा कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा खाना पीना भी हो सकता है, अच्छा घरों में रह सकते हैं ना। सेम टू सेम आप तुम घर के ना लेकर देश कर ले दीजिए, देश को चाहे राज कर लीजिए, तो राज में तुम्हारा यही काम करता है पूंजी बाजार। आज धीरे धीरे तुम पैसा ज्यादा कमा रहे हो, प्रति व्यक्ति ज्यादा है, ठीक है,
ज्यादा है तो तुम ज्यादा अच्छे कपड़े पहनोगे, ज्यादा अच्छे घरों में रहोगे, तुम्हारा ज्यादा सड़कें बनेगा, ज्यादा स्कूलें बनेगा, तो धीरे धीरे राज्य विकास हो जाएगा। अब आज नेशनल लेवल पे यानी कि इंडिया पे, और सभी राज्य ऐसे विकास करते रहेगा तो क्या बन जाएगा, देश विकास हो जाएगा। तो सारा का सारा श्रेय किसे मिलता है, तो चार बातों पे मिलता है ना, चार वाला पीछे जो कि अभी डायग्राम दिखा है उससे बातों में डिपेंड करता है। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे, राष्ट्रीय स्तरीय, स्तरीय में लेवल, क्या बोलते हैं, हाँ देखना यहाँ पे जिसके चलते ही हो रहा है सब, ठीक है। जिसके चलते राष्ट्रीय स्तरीय सार्वजनिक विकास, जैसे सड़क का विकास होना, पता ना जी, रेल का विकास करना, रेल पटरी, अस्पताल, सबसे मेन चीज अस्पताल होता है, और शिक्षण सस्ता, शिक्षण यानी कि पढ़ाई लिखाई, ये तो बहुत जरूरी है। फिर क्या विद्युत उत्पादन, अब भाई सब कुछ है, अब मतलब बिजली नहीं है तो क्या फायदा, समझ में आ रहा क्या, तो सारे कनेक्शन में चल रहा है कंप्लीट। यहाँ तक किसी को भी डाउट समझ में आ रहा क्या यहाँ पे, चलिए आगे देखते हैं। देखो दोबारा से सड़क बनाएगा नहीं, सरकार के हमारे लिए नहीं बनेगा, अगर हम लोग सरकार सड़क बनाते हैं तो हमारे विकास हो रहा है, बोला ना। और तुम्हारा क्या हो रहा है यहाँ पे, रेलवे लाइन, रेलवे लाइन में विकास हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, अस्पताल, अस्पताल दो तरह का होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट, ठीक है। इसका 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 मुद्दा है, प्राइवेट आती है गवर्नमेंट में देखने के लिए, गवर्नमेंट में भी अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठते हैं। गवर्नमेंट तो और कठिन होता है जी, जो तुम्हारा नीट निकाल के पेपर में मतलब पास होकर आता है डॉक्टर, आई सब क्या झोला छाप, तो सुई देने सही नहीं आ रहा, एक बार में भोका नस बने गया, दोबारा भोका नस बने गया, 3 बार भोका तब तक कहीं कहीं गया, सोचो खून निकल जाता है। समझ में आ रहा क्या, ऐसा पता है अगर थोड़ा सा मिस हो जाए ना बाबा को सुई देने में, तो वहाँ पे तुम्हारा जख्म बना सकता है। समझ में आ क्या, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे देता सुई, जहाँ पे गुद्दा ज्यादा होता है वहाँ पे सुई दे जाता है, यहाँ पे गुद्दा होता है यहाँ पे सुई दिया, अब सही से नहीं लग रहा, वहाँ पे जम गया, और जमने के बाद वहाँ पे तुम्हारा फोड़ा उठेगा, अब फोड़ा उठेगा अंदर अंदर जाएगा घाव, अब वो घाव बनेगा, वो काट के निकालना पड़ेगा। सुई देने वाले पे डिपेंड करता है कैसे सुई दे रहा है, एक डॉक्टर खड़ा सुई मारता है, एक बच्चा कर देगा तो हो गया सुई, पता चलता है। तो अलग अलग सबका टेक्निक होता है सुई देने का भी, सेम से में बोल रहे हैं। शरीर में नहीं देखो, अगर वो मांसपेशियों में डालेगा, जैसे मांसपेशियों मने के मसल्स में, ठीक है, तो ऐसे लगाता है ताकि वो फैले, वहाँ पे जमे नहीं बस। और सुई में डालता है ना तो ऐसे ऊपर की ओर, मतलब नस में डालता है ना तो ऊपर की ओर ऐसे करता है ताकि नस वहाँ पर टाइट ना हो जाए, ठीक है। हाँ तो नशे में करा से हाथ नस दिखेगा जी। सोचिए हमको तो लगता है ना जो बच्चा शिशु जन्म लेता है, अगर उसको नस में सुई देना हो तो मैं बता दूं इतना चैलेंज के साथ जाता हूँ, यहाँ पे डॉक्टर कोई भी नहीं है तो बच्चा को सुई दे दे नस में, पता चलेगा जी उसका नस करने है। और तो वहाँ जो बड़े डॉक्टर को खोजेगा चाप के तब जाकर सुई मारेगा नस में, एकदम पतला सुई एकदम पतला, सोचो तो वैसे कर जाता है। और वहाँ पर पहले वो तो मशीन चेक करेगा, देगा वो जहाँ पे सुई डाला स्कैनिंग करेगा वो, जो जा रहा है सुई नशे में है, और यहाँ क्या करेगा जी, कुछ नहीं करता, तुक्का मारता है गोली, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अरे बाबू सही बता रहा है, अगर आपको लगता है कि मैं जैसे गलत बता रहा हूँ तो डॉक्टर अभी सीख रहा है ना जी, उससे बायोलॉजी से एक क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, एक क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछ के दिखाइएगा, जो बोलेगा तुम डॉक्टर है जी, चलिए बताइए अपना, तुम पूछ लेना उसको कि किडनी का फंक्शन बता दीजिए, चाहे आती दिल का दवा, आवाज पूछ लीजिए, आवाज आवाज बता नहीं पाएगा, चाहे उसका क्या बोलते उसे, हाँ वो तो बता देगा, आवाज 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 नहीं बता पाएगा वो। चलिए देखिएगा सामने, चलिए और आगे करते हैं हम लोग कंप्लीट। ये क्या बोल रहा है, वित्तीय संस्था किसी भी देश का मेरुदंड होता है। देखिए सुनिएगा, बैकबोन, अरे सुन लो, ये बैकबोन क्या होता है, बैकबोन हम लोग का बैकबोन कौन सा है, हम लोग का बैकबोन रीढ़ की हड्डी, अगर स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाएगा तो हम लोग सिक्योर कैसे हो जाएंगे, तो जाएंगे क्या, अरे होता है ना एक तरह से। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, वित्तीय संस्था किसी भी देश का मेरुदंड, मेरुदंड यानी बैकबोन बोलते हैं, ठीक है। आगे देना, माना जाता है कि देश के आर्थिक विकास के लिए सुसंगठित वित्तीय संस्था का होना अति आवश्यकता होता है। ये सुसंगठित मतलब अच्छी तरह से वेल डिफाइंड, इसे बोलते हैं सुसंगठित मतलब वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित। ये सुसंगठित वित्तीय संस्था का होना बहुत जरूरी है, मतलब ईमानदारी से अच्छा से काम करने वाला होना चाहिए। और देखिए यह संतोष की बात है कि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में एक सुरक्षित क्या है, सुसंगठित पूंजी बाजार है। तो पूछेगा भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो बोले मुंबई में। आप पूछिएगा क्या, देखिएगा जाके क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
हाँ अगर आप पढ़े हैं तो मालूम चल गया होगा कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्या बोलते हैं भारत का वित्तीय राजधानी क्या है तुम्हारा? मुंबई बोल रहे हैं। समझ में आता है चीज क्या? वित्तीय मैंने क्या बोला है? पूंजी बहुत ज्यादा है बाबू। कोई बोलता है मैं जा रहा हूँ मुंबई, क्यों? तो बोलता है पैसे कमाने जा रहा हूँ। ऐसे नहीं बोलता जी, अरे मुंबई में ज्यादा पैसा है। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ पढ़ा था मैं? है ना यहाँ पे देखिए आगे। जिसके सुनिए सब कोई, है ना, जिसके माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र के लिए वित्त की व्यवस्था होती है। किसकी होती है? वित्त की व्यवस्था होती है। अब भारत का यह पूंजी बाजार इतना बड़ा है, दृष्टि में बड़ा होता है, इतना रिच है कि वर्तमान में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का जो दौर चल रहा है उसमें विश्व का अन्य देशों की अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुआ है। सुनिएगा, जो भी विश्व में जो चल रहा है तुम्हारा आर्थिक प्रॉब्लम, वो भारत कम प्रभावित हुआ है। क्यों? भारत के पास तुम्हारा वित्तीय संस्था बहुत अच्छा खासा है। समझ क्या? पैसा रखने का कहा तो मुंबई के अंदर, याद रखिएगा इसके बारे में। कम प्रभावित पड़ा है और देश के मुताबिक। अगर मुंबई के जिस जगह पर इस पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र है उसे दलाल स्ट्रीट यानी कि दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। दलाल, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारे संस्था उसे क्या कहते हैं हम लोग? दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। वो डाउट आता है किसी को? चलिए आगे देखते हैं। बिहार में अब तक देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा बिहार में अब तक स्वस्थ वित्तीय संस्थाओं का संगठन नहीं हो सका। हो सका क्या? नहीं हो सका। स्वस्थ मना अच्छे से नहीं हो सका है, जिसके कारण यहाँ का प्रौद्योगिकी मैंने कंपनियां मतलब औद्योगिकी विकास स्थिर रहा है। स्थिर मैंने रुका हुआ है। कभी भी बिहार के अंदर कोई ऐसा कंपनी नहीं है तो सभी एम्प्लॉयमेंट में काम दे सके। ठीक है, देखिए बिहार के लोगों के द्वारा जितने पैसे वाणिज्य बैंक में जमा किए जाते हैं, वाणिज्य मैंने कमर्शियल बैंक में जमा किए जाते हैं, उसका बहुत ही कम प्रतिशत यहाँ के कृषि और उद्योग के क्षेत्र में बैंकों के द्वारा ऋण के रूप में दिया जाता है। सुनिए क्या बोला इसने, बिहार के जितना लोग जमा करते हैं पैसा, जितना पैसा जमा करते हैं उतना मुंबई के लोगों का जो किसान होता है, किसान उसको पैसा उधार दे जाता है। सोचो इतना पैसा, उसके बाद मान लीजिए बिहार में 1 करोड़ में जमा किया, 1 करोड़ या 10 करोड़, तो इतना पैसा तुम्हारा किसान को दे देगा ऋण के लिए। सोचो है हम मुंबई में। ठीक है, आगे देखते हैं। जमा किए जाते हैं ना, उसका बहुत ही कम प्रतिशत, देखिए बहुत ही कम प्रतिशत यहाँ के कृषि और उद्योग के क्षेत्र में बैंकों के द्वारा ऋण के रूप में दिया जाता है। उल्टा नहीं बोल देना, दोबारा से पढ़ लेते। देखिए बिहार के लोगों के द्वारा, सुनिए क्या, बिहार के लोगों के जितने पैसे वाणिज्य बैंक में जमा किए जाते हैं, कमर्शियल बैंक में जमा करते हैं ना, जमा किए जाते हैं, उसका बहुत ही कम प्रतिशत कृषि और उद्योग के क्षेत्र में बैंकों द्वारा ऋण के रूप में दिया जाता है। अच्छा देखिए, समझिए इसका मतलब क्या होता है। यहाँ देखिए इसका मतलब यह हुआ, बता देते हैं कि तुम्हारा जो बैंक जमा करे ना भारत में, बिहार के अंदर, ऊपर में आ गया मेरे सामने कहाँ पढ़े थे वो बताइए थोड़ा सा। देखिए दोबारा से पढ़ लेते हैं। देखिए सामने सब कोई क्या हुआ, चलिए देखिएगा। देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक और देखिएगा, बिहार के लोगों के द्वारा जितने पैसा वाणिज्य बैंक में जमा किए जाते हैं, मान 10,000, 20,000, 30,000, 1 करोड़, 2 करोड़, ठीक है, जितने पैसे जमा किए जाते हैं उसका बहुत ही कम प्रतिशत यहाँ के कृषि में किसान को कंपनी के लिए क्षेत्र में बड़े बैंकों द्वारा ऋण के रूप में प्रकट किए जाते हैं। समझिए, जितना पैसा जमा करते हैं बिहार के अंदर, उसे बहुत कम प्रतिशत लोगों को देता है कृषि के लिए, ऐसा बोल रहा है। आगे देखते हैं। इस तरह स्वास्थ्य वित्त संस्थाओं के अभाव के कारण बिहार का आर्थिक विकास अधिक तेजी से नहीं हो सका। अब इस वजह से क्या होता है, तुम्हारा बिहार की जो आर्थिक स्थिति है ना, तेजी नहीं हो सकता। अभी भी गरीब है तो गरीब ही है। समझ में आ गया?
विगत कुछ वर्षों में, मतलब कुछ पिछले कुछ 200 वर्षों में, मतलब 2 वर्षों में, विगत मतलब 2 वर्ष ये है फाइनल यहाँ पे 2 3 4 5, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए सामने, देखा वित्तीय कुछ वर्षों में, वित्तीय देखा वित्तीय, तो वित्तीय कुछ वर्षों में बिहार सरकार के अनवरत क्या है, अनवरत प्रयास से अब कृषि और उद्योग के क्षेत्र में बैंकों द्वारा विनिमय की सीमा बढ़ाई गई है। अब विनिमय बढ़ा चुके आप लोग को, लेन देन है ना, विनियोग सॉरी विनियोग है बाबू, क्या है तुम्हारा, विनियोग की सीमा बढ़ाया गया, मतलब विश्वास की, देने की, ये पैसे देने के प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है एक तरह से, ठीक है। बिहार आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ना किंतु क्या देखिएगा, किंतु अभी भी यहाँ के आर्थिक विकास की आवश्यकता और जनहित की अपेक्षा बहुत कम है। यहाँ की आर्थिक स्थिति अभी भी कमजोर है बाबू, इसे कंप्लीट करने के लिए तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा विकास हो एक तरह से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। अब राज्य में बिहार के बारे में इससे पढ़ेंगे हम लोग, ये तो हम देश के बारे में पढ़े, देश से सबसे पहला पॉइंट बिहार के बारे में पढ़े, और इसमें क्या पढ़े हम लोग, बिहार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सो गए क्या साधन, सीधा बैठ जाइए। नहीं क्या बताया जा रहा है यहाँ पे समझिएगा, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था क्या होता है बिहार के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था, तो देखिएगा और यहाँ पे हम जानते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है ना जी। हम लोग जितना हम लोग काम करते हैं, गरीब लोग हैं तो कृषि पर डिपेंड करते हैं, तो कृषि में नहीं होता किसानी, चलिए ठीक है। जहाँ 87% जनसंख्या गांव में निवास करती है तथा गरीब 75% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि ही कार्य करते हैं। केवल करीब है, करीब मतलब करीब बने अप्रोक्स कितना, तो 75% लोग प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं उससे संबंधित लघु कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं। देखिए तो बिहार के अंदर लगभग ज्यादा किसाने हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी काम कर रहा है खेती में, ठीक है क्या, बस पढ़ लिख के भी बहुत हल चला रहा है, पढ़ लिख के खेती काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष मैंने होता है डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष मैंने होता है इनडायरेक्ट। मतलब मैं पढ़ा लिखा हूँ, हमारे घर में पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कभी ना कभी मुझे बोलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा खेत में, चलो कुछ काम है, अरे आज बेटा, तो मैं अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा हूँ एक तरह से, मैं डायरेक्ट नहीं जा रहा हूँ लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जा रहा हूँ, समझ में आ क्या। चाहे कोई भी ऐसे घरों में स्थिति रहता है, जाना ही पड़ता है उसको। आगे देखते हैं नेक्स्ट, और तुम्हारा क्या होगा, चाहे तो कोई लघु कुटीर हो, लघु मनी का छोटा, कुटीर मनी तो कोई धंधा, चाहे टोकरी बनाने वाला हो जाए, चाहे चटाई बनाने वाला हो जाए, चाहे झाड़ू बनाने वाला हो जाए, होता है ना ऐसा, सारा कंपनी यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, मतलब सारा उद्योग बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ के अधिकांश विकास, अच्छा यहाँ के अधिकांश किसान छोटे या सीमांतर किसान की श्रेणी में आते हैं, जिनके पास आय यानी इनकम की कमी है तथा वे अपने बचत यानी सेविंग नहीं के बराबर कर पाते हैं। अब फलत कृषि एवं उससे संबंधित उद्योगों में खुद अपेक्षित निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। अब इसके लिए उन्हें वित्तीय संस्थाओं द्वारा क्या प्राप्त ऋण की सहायता जरूरत पड़ती है। अब समझिए इसको, बिहार के अंदर जितने भी लोग किसान हैं सब के सब लोग गरीब हैं, कोई सबसे नीचे वाला है तो थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन इसे अपने इनके पास इतना पूंजी नहीं होता है कि अपना पैसा खुद से इकट्ठा करके और एक नई संस्था उत्पन्न कर दे, ऐसा इनके पास पैसा नहीं है। तो क्या करेंगे, तुम्हारी संस्था से पैसा लेंगे, उधार लेंगे। बताते ना खेती वाला साहूकार वाला कि बोला तो हमको अभी चाहिए तुरंत दे, तो दिया था ना 2000 रुपये, दो गलत है ना, से वैसे बताया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखिएगा सामने, राज्य में मुख्यतः 2 प्रकार के वित्तीय संस्था कार्य करते हैं, मतलब 2 प्रकार से कार्य करता है, समझ में क्या। राज्य में कौन कौन है देख लीजिए, तो गैर संस्थागत मतलब सरकारी नहीं होनी चाहिए, मतलब गैर संस्थागत है, और दूसरा संस्थागत वित्तीय संस्था, इन्हीं के द्वारा साख का ऋण उपलब्ध, साख या ऋण उपलब्ध कराता है। साख माने विश्वास और ऋण माने पैसा, उधार, समझा ना, इसे हम लोग क्या उपलब्ध कराते हैं। चलिए देखते हैं इसके पहला पॉइंट, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कितने भागों में बांटा गया है, देख लीजिए आप खुद ही, 2 भाग में है जी। देखिए सामने, पहले तुम्हारा गैर संस्था है, दूसरा तुम्हारा क्या है,
संस्थागत, बिल्कुल वो नोट्स की तरह बना हुआ है। नोट्स भी अगर कोई बनाएगा व्यक्ति तो ऐसे ही बना सकता है, और इसे ज्यादा अच्छा नहीं बना सकता। ये ऑलरेडी कितना अच्छे से बना हुआ है, कलरफुल नोट्स है, ठीक है ना। और आगे देखिएगा यहाँ पे, तो देखिएगा आप गौर करें, गैर संस्था क्या होता है, तो सरकारी नहीं होगा, मतलब अच्छी तरह से संस्थाएं नहीं होगा। कौन कौन आता है इसके अंदर, आप गौर से देखना अच्छी तरह से, एक पॉइंट को समझिएगा। आप किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, बस घर पर जाकर पढ़िए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, और डाउट नहीं है तो आराम से रहिए, अगला क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करिए। जो टाइम है इसी टाइम में, अगर इसको अच्छा करना है तो कर लीजिए, टाइम तुम्हारा है, चाहे सोने में उजाड़ दीजिए, चाहे सोना बना लीजिए, ठीक है। और सोना बाबू चक्कर में मत रहिएगा। यहाँ देखिए सामने, देखो यहाँ पे गैर संस्थापक क्या था, गैर संस्थागत। पहला था महाजन। महाजन में क्या होता है, कर्जा महाजन सुना है, तो वही होता है महाजन। महाजन लेते हैं, कर्जा ले लिया एक तरह से, ठीक है ना जी। कर्जा बैंक से ले रहे हो, बैंक से भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, नॉर्मल व्यक्ति से भी लेते ना एक तरह से। इसके बाद क्या, सेठ साहूकार, तो सेठ से भी तुम ले सकते हो कर्जा। सेठ होता है सेठ, सेठ मैंने पैसा वाला व्यक्ति, उससे भी कर्जा लगता है। व्यापारी को बिजनेस से भी ले सकता है तुम्हारा, एक गैर संस्थापक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिश्तेदार एवं अन्य से, आप रिश्तेदार लीजिए या फिर दोस्तों से लीजिए, लेकिन जी यहाँ पे दूसरी कंडीशन में बता रहे हैं। समझ में आया चीज क्या, चलिए और है इसके अंदर, तो लग रहा है कि तो ना हुआ होगा। चलिए इधर देखिए, फिर अभी खत्म हो गया, इतना ही है। इसमें क्या आएगा, सहकारी बैंक आएगा। क्या आएगा तुम्हारा, सहकारी बैंक तुम्हारा कोऑपरेटिव बैंक इसे बोलते हैं, छोटे स्तर पर आता है, ग्रामीण बैंक होता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या, प्राथमिक सहकारी समितियां, प्राथमिक सहकारी समितियां, इससे भी डिपेंड करेगा। ये लोग का वैसे इतना पॉइंट बता, इससे बारे में पढ़ना है हम लोग को। अभी तुम्हारा देखिए 7 पेज हुआ है, 27 पेज है, देखिए यहाँ पे लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा। आगे देखते हैं, तो क्या बोला, भूमि विकास बैंक, भूमि जमीन को विकास करने के लिए बैंक को बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए ये क्या बोला, व्यवसायिक बैंक, व्यवसायिक मतलब तो बिजनेस वाला, तो बिजनेस वाला बैंक है ना तुम्हारा व्यवसायिक बैंक कहलाता है। कंप्लीटेड। दूसरा देखिए यहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी जो क्षेत्र है ना, क्षेत्र होता है नॉर्मल सा, क्षेत्रीय ग्राम वाला जो गाँव वाला होता है उसमें हम डिपेंड करेंगे, इसमें इसको हम लोग कह जाएगा की ओर, ठीक। चलिए पहला पॉइंट, गैर संस्था वित्तीय संस्था क्या होता है, इसका पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करना पड़ेगा आप लोग को। देखिए यहाँ परसेंटेज दिखा रखे हैं, और देख लेते हैं। ज्यादा संस्था के वित्तीय स्रोत, चलिए देखिए वो सबको सामने, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो देख लेते हैं सबको सामने। मैं क्या बोल रहा हूँ, गैर संस्थागत वित्तीय संस्था क्या होता है। गैर संस्थागत देखना, महाजन आज भी गांव में ऋण प्रदान करने वाला लोकप्रिय साधन मान जाता है ना जी। आज भी हम लोग क्या ऋण लेते हैं ना एक तरह से, सबको ध्यान दे लीजिए, ऋण लेते ना यहाँ पे, क्योंकि इन महाजनों से इन महाजन से कर्ज लेना सरल एवं सहज है, सरल भी है आसान भी है, ठीक है। और ऐसे महाजन हुआ सेठ साहूकार ग्रामीणों को उत्पादन एवं उपयोग संबंधित सभी कार्य के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। ऋण मैंने उधार उपलब्ध कराता है, पैसे देता है, ठीक है। ऋण देने का आधार व्यक्ति के असमान स्वरूप, क्या बोला इसमें, असमान के स्वरूप उनके जमीन, जेवरात तथा अन्य कीमती सामानों की गिरवी रखते हैं जी। मान लीजिए मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, माना मैं किसी को मतलब उधार ले रहा हूँ, तो बोलो ना जी दे रहा हूँ, तो बोले मुझे कुछ दे, तो भाई माँ के पास तो कुछ होता नहीं है, तो हाथ का कंगन ले, सोना का रख ले, मुट्ठी रख ले, ये सब रखाएगा जी, बताओ, यही सब रखवा देगा, फिर पैसा लेगा वो, तो कुछ ना कुछ गिरवी चाहिए, चाहे जमीन में कागज दे दीजिए। क्यों लेता है, ताकि अगर तू पैसा नहीं चुका पाया तो जमीन मेरा, समझ में क्या, ऐसा होता था पहले, अभी भी होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या होता है, देने का आधार, सुनिए ऐसे क्या होता है, तुम्हारा अन्य कीमत था ना, और सामानों को गिरवी रखते थे, गिरवी रखते थे जी। और देखिएगा, यदि समय पर ऋण यानी उधार, यदि समय पर ऋण यानी उधार को भुगतान नहीं किया जाता है तो अमानत स्वरूप रखे, क्या बोला इसने, बोला साफ साफ अमानत लिखा था वहां पे भी, अमानत स्वरूप रखे गए सामान गला दिए जाते हैं। गला दे मैंने रख लिया जाएगा, गला दे मैंने अपने अंदर रख लिया, आप नहीं देगा वो, ऐसे नहीं होता जी। अथवा अठारह क्या हुआ, अथवा बेच दिया जाता है, ठीक है। अमानत के बदले ऋणी लिए गए ब्याज की दर सरकारी ब्याज दर से काफी ज्यादा होता है। जैसे सरकार से मैं लूंगा ना 5 रुपया 2 रुपया, लेकिन नॉर्मल से 10 रुपये लगेगा। अरे यार सुनो क्या, तुम्हारा बहुत ज्यादा होता है,
अब इसकी अदायगी, अदायगी मैंने अदा, सॉरी उदायगी नहीं जी, इसका अदायगी यदि समय पर निकाल मतलब अदाय मैंने देना, समय पर न किया जाए तो यह ऋण अदायगी काफी कष्टदायक कष्टकारी हो जाता है। क्यों दादी, मैं बताया ना पहले लोन नहीं लेना चाहिए। अगर ले लेगा भाई तो 20 लाख ले, 1 लाख ले, 2 लाख ले लिया, आपको महीने में 20 जमा देना पड़ेगा। महीना 20 का कमाता है जल्दी जी, हार्डली चला लेबर के हिसाब से पैसे जोड़ दो 9,000 300 के हिसाब से, ठीक है ना। और भी डेली काम मिलेगा तब ना, और उसमें खाएगा नहीं जी। सोचो एक लेबर व्यक्ति पूरा जिंदगी भर में 80 लाख नहीं कमा सकता। मतलब कहाँ कमा रहे हम तो और भी नहीं कमा रहे, तुम लोग तो और भी नहीं कमा रहे, तुम लोग पापा की बात कर रहे हैं। इन्हें 80 लाख नहीं कमा सकते बाबू। एक नॉर्मल व्यक्ति की बात करते हो, गरीब है, उसके देखो मेहनत करने से पैसा नहीं कमाया जा सकता है, ये बात जान लेना। तुम सोचो ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसे कमा लेगा, गलत। पैसे कमाने का अलग टेक्निक होता है, समझ ना। वो कुछ करता है जी, बड़े बड़े जो आते देखते हो आराम से बैठा रहता है और लाखों लाख रुपए कमाता है, और जो लेबर होता है भाई दिन भर खटता फिर 300 कमाता है, समझ में आया क्या। तो तुम्हारा क्या मेहनत करने से पैसा नहीं हो सकता। मेहनत करो किस पे, तो तुम्हारा टेक्निक पर। तुम्हारे कंपनी में बोलता है कि यार मेरी कंपनी खराब है, कभी सुना है मेरे कंपनी में यार मुझे 30,000 मिलता है। अब बोला कि सुनो तुमको 30,000 मिलता है, सुनिए तुम्हारे कंपनी में ऐसा व्यक्ति है जो 1 लाख पेमेंट उठाता है, बोला हाँ है तो सही। क्या ऐसा व्यक्ति जो 2 लाख पेमेंट उठाता है, बोला वो भी है। क्या ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारा 8,000 कमाता है, हाँ ऐसा भी है। कारण कहाँ है जी, सब 8 घंटा ही काम कर रहा है, कर रहा है 8 घंटा काम। या 8 घंटे में तुमको 8,000, तुमको 12,000, तुमको 20,000, तुमको 1 लाख, क्यों? क्या काम पे डिपेंड है? क्या वो काम ज्यादा कर रहा है? गलत, उसका वैल्यू ज्यादा है। वो अपना काम को स्मार्ट बदल दिया, उसको तो यही काम को 8 घंटे के अंदर 1 लाख मिल रहा है, और तुम यही काम को 8 घंटे करो तो तुमको 8,000 मिल रहा है ना जी। बात का टाइम का, बात तुम्हारा वैल्यू का। तुम अपना वैल्यू किस तरह का ले जा रहे हो। वैल्यू मैंने अति क्या बोलते अपने काम कैसे करो, इज्जत प्रतिष्ठा तुम्हारा है कि नहीं है, तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, समझ में आ रहा क्या। और तुम पढ़े लिखे हो पर तुम्हारा नॉलेज नहीं है, डिग्री है पर नॉलेज नहीं है, क्या मतलब। पर किसी से बात डिग्री नहीं हो तो पर नॉलेज बहुत होता है कि नहीं होता। तो ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तब जाके यहाँ पे क्या काम आएगा, उत्तरदायी बनेगा। तो कर्ज ना ले ज्यादा बेटर होगा। आगे देख लीजिए हम लोग करते हैं, देखिए इसे, देखिए ग्रामीणों को सहज ऋण सुविधा गांव के अन्य किसान रिश्तेदार इत्यादि से ब्याज अथवा बिना ब्याज का भी प्राप्त होता है। और इस प्रकार गैर संस्थाएं स्रोत में ग्रामीण क्षेत्र में ऋण देने के लिए कुल मात्रा लगभग 48% है। और इसे तुलनात्मक दृष्टिकोण से एक बड़ा सार मतलब पाई चार्ट के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। मेरा पाई चार्ट नहीं क्या, इसे समझिएगा। पाई चार्ट इसी को बोलते हैं बाबू, ठीक है। देखिए पहले इसे समझिए क्या बोल रहे हैं। भारत के ग्रामीण परिवार के साख के स्रोत, साख माने विश्वास, देश का औसतम आंकड़ा है। तुम्हारा तेज का ओकड़ है, वो मतलब क्या है, 3 है। मैं तभी सोचू कि तो एक तेज तो आया नहीं है, ये इंक्लूड कैसे कर दिया। 2003 का आंकड़ा दिखा रहा है, किसका है तुम्हारा 2003 का। देखिए दिखा दे सबको, कट रहेगा नीचे। चलिए देखिए व्यापारी है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो भूल के लिखना ही हो। देखिए व्यापारी कितना % है बाबू, 3%। रिश्तेदार से कितना पैसा ले सकते हो, 7%। दोस्त से भी 7%। और सहकारी समिति से कितना 7%। और व्यापारिक बैंक से क्या है, व्यापारिक बैंक। और तुम्हारे क्या है बताओ, भूस्वामी है। भूस्वामी माने क्या होता है, मालिक जमीन का। कितना ले सकते हैं उससे, तो लगभग 30%, सबसे ज्यादा इससे ले सकते हैं। अच्छा यहाँ बोल रहा है। अब ये क्या फिर इसका लिखिए, क्या लिखा है देखिए तो, नहीं लिखा हुआ है। इसका 1% है, इसकी बात हो रही है ना, 1% है। और 30% किसका है बाबू, किताब में देखिए, किताब में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो 30% तुम्हारा होगा। चलिए पढ़ते तो समझ में आ जाएगा, इसमें डाटा नहीं दे रखा। चलिए बाबू देखो पढ़ ठीक है, बॉक्स वाले को देखिए क्या बोल रहा है पे, क्या बोल रहा है पे देखिएगा।
गैर संस्थागत स्रोत द्वारा दिए गए ऋण पर आधारित कहानियां। ये कुछ कहानी है जो कि गैर संस्थापक द्वारा दिया गया कहानी है, मतलब ऋण दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट टॉपिक है, समझ लीजिए इसको। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्लास करेंगे हम लोग, गौर करेंगे यहाँ पे। दीनदयाल नाम सुना है? देखिएगा, दीनदयाल दीनदयाल एक गरीब खेतीहार मजदूर है। सुनिए गौर से, कहानी को अच्छे से समझिएगा। दीनदयाल नाम का एक गरीब खेतिहारी क्या तुम्हारा मजदूर है, मतलब खेती में काम करने वाला मजदूर है। मजदूर अलग अलग होते हैं, कोई ईंटा वाले होते हैं, कोई कुछ और काम करते हैं, इसे तुम्हारा खेत वाला है। ठीक है, देखिए इसके परिवार में 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे बाबू? 2 बच्चे हैं। अब प्लस 3 लड़कियां हैं, यानी 5 हो गए टोटल मिला के। अरे 3 लड़कियां हैं और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पति पत्नी खेतों में मजदूरी करते हैं। यानी कहाँ काम करते हैं बाबू? खेतों में काम करते हैं। अब इस मजदूरी से किसी तरह परिवार को चला पाते हैं। इस तरह बड़े कष्टदायक से। ठीक है, अब इनकी अपनी जमीन मात्र 4 कट्ठा ही है। कितने कट्ठा है जमीन? 4 कट्ठा है, और जिस पर साग सब्जी उपजाते हैं। ठीक है, और एक बार दीनदयाल की पत्नी जोरों से वो बीमार पड़ गई। जोरों से क्या हो गया? बीमार पड़ गई। ठीक है, अब पड़ गई और गांव में इलाज करते करते थक गई थी, तो थक गया। अब देहाती डॉक्टर ने उसे शहर ले जाने के लिए कहा। देहाती डॉक्टर था ना, वो क्या बोला? शहर ले जाकर इसका इलाज करा दीजिए, कराने को कहा था। और दीनदयाल के पास उतने पैसे नहीं थे जिससे वह इलाज करा पाता। तब दीनदयाल ने अपनी जमीन को अपने ही किस्मत के किसान के पास गिरवी रख दिया। और जमीन के ऊपर क्या बोला इसने? जमीन के ऊपर उसने क्या लिखा है? जमीन के ऊपर उसने 2000 रुपये 10% प्रति माह की दर पर कर्ज शुद्ध यानी ब्याज के साथ लिया। और इसका इलाज कराकर जब वह शहर से लौटा तो दीनदयाल की हालत काफी खराब हो चुका था। गरीब हो गया जी। और क्या बोले, उससे काफी दिनों तक किसान को पैसा वापस नहीं कर पा सका। और फलत किसान उसकी जमीन को अपने नाम पर करवा लिया। जब पैसा नहीं दे सका तो क्या करा? उसने बोला देखो भाई, अब तो पैसा तो दे नहीं सकता, तेरा दम तो है नहीं देने का, एक काम करो जमीन दे दो। जमीन भी ले दिया। तो एक गरीब की कहानी है बाबू, सोच लो कि कैसे लोग गरीब जीता है। समझ में आ रही चीज क्या? यही कंडीशन है गरीब की। अब आगे देखते हैं, एक और है इसमें। देखिए इधर से आपको दिखाई दे रहा है, इधर से देख लो। ठीक है, देखिए इस गरीबी ने, सुनेगा, इस छोटे से कहानी से यह पता चलता है कि यद्यपि इस तरह के गैर संस्थाओं क्या लिखा है? स्रोतों से ग्रामीण गरीबों को जरूरत पर ऋण तो उपलब्ध तो हो जाता है, किंतु अत्यधिक शुद्ध पर दर और महाजनों द्वारा किए गए अन्य प्रकार के यंत्रणों से गरीब मजदूर का अत्यधिक शोषण होता है। मतलब भाई पैसा तो मिल जाता सही टाइम पे, देने में भार पड़ने लगता है। समझ क्या? देने में सुनो तो भाई इतना पैसा कहाँ से नहीं दे पाते सही से, जमीनों में सारा चल जाता है। समझ में आया था क्या? चलिए आगे देखते हैं। हम पढ़ेंगे वित्तीय संस्था का स्रोत, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, वित्तीय संस्था का स्रोत क्या होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और हमारे इस तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।